समझ में नहीं आ रहा कि आखिर शेयर बाजार में करना क्या है अभी। दरअसल जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था ना, तो कहा जा रहा था कि मुश्किल से 7 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। 3 हफ्ते बीत चुके हैं, युद्ध और भयावह होता जा रहा है। युद्ध कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, किसी को नहीं पता है। और यहाँ तक कि जब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कोई टाइमलाइन देने से मना कर दिया। और दूसरी तरफ जैसे ही मिसाइल के हमले तेज होते हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं, रुपया गिरने लग जाता है और शेयर बाजार में हाहाकार मच जाता है। तो ऐसे में क्या करें? दरअसल आज मैं सोचा था शो इसी पे करूंगा, तो शो में आने से पहले कई लोगों से ने पूछा कि अभी के हालात में शेयर बाजार में क्या करना चाहिए। तो मुझे 2 तरह के लोग मिले। एक ने कहा कि भाई शेयर बाजार जो है ना, निवेशकों को ऐसे मौके कभी कभार ही देता है। एक मौका तब दिया था जब कोविड आया था, और दूसरा मौका अब है। कोविड के दौरान जिन्होंने नहीं लगाया बाद में पछता रहे तो अभी लगा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में पछताना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा एक ग्रुप ये मिला जिनका कहना था नहीं जी, अभी तो बाजार से दूर ही रहिए, पता नहीं चल रहा है कि आखिर बाजार में होगा क्या, और युद्ध खत्म ही हो जाएगा तो बाजार क्या रूप लेगा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि युद्ध के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग होने वाली है। तो बड़ी दुविधा थी, तो मैंने सोचा कि आज आवाज़ अड्डा में इसी दुविधा को दूर किया जाए। तो आज यही बताने की हम कोशिश करेंगे। मैं लक्ष्मण राय हूं और इस शो में, हमारी इस कोशिश में हमारे साथ मार्केट के दिग्गज लोग यहां पे मौजूद हैं। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, दलजीत सिंह कोहली जी हैं और संजय सिन्हा साहब हैं, और सुनील स्वर्णम साहब को भी जोड़ूंगा। उनका नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, अगर नेटवर्क ठीक हुआ तो उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बाकी 3 मेहमान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में संजय सिन्हा साहब आपसे करना चाहूँगा कि आपने तो ऐसे उथल पुथल काफ़ी देखे होंगे बाजार में, अभी आप क्या व्यू लेके चल रहे हैं? तो लक्ष्मण जी, आपने एक उदाहरण दिया कि कोविड के समय अगर आपने बाजार में निवेश किया होता तो उसको उससे आपको बहुत फायदा होता। मैं आपको और थोड़ी हिस्ट्री में ले जाता हूँ। अगर आप 1998 की सिचुएशन देखेंगे तो भारत ने उस समय पोखरण में न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था और भारत पूरे विश्व में ब्लैकलिस्ट हो गया था, और जो भी थोड़े बहुत 7-8% एफआईआई की होल्डिंग थी उन्होंने वहां उस समय में बेचना शुरू किया था। और उसके जस्ट बाद 1999 में हमारी कारगिल की वॉर हुई। इस बैकग्राउंड में भारत में एक रैली ने जन्म लिया जिसने कि साल भर के अंदर सेंसेक्स को 100% का उछाल दे दिया। उसके बाद आप थोड़ी सी और आगे बढ़िए तो 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, जिसमें कि सारे फाइनेंशियल मार्केट जो हैं वो बिल्कुल लॉक हो गए थे और हमारा जो बाजार था वो भी काफी गिरा था। इस माहौल में कोई भी रैली की उम्मीद नहीं कर सकता था। लेकिन मार्च 2009 में एक रैली ने जन्म लिया, जिसने साल भर के अंदर सेंसेक्स को करीब-करीब 80% ऊपर का लेवल दिखाया। तो आप आज का माहौल देखेंगे, तो मेरे ख्याल से आज जो हम ईरान की समस्या के कारण क्रूड के प्राइसेस और गैस की सप्लाई की समस्या को देख रहे हैं और साथ-साथ में रुपये की डेप्रिसिएशन को देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पिछले साल भर की जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है, शायद ये उसका क्लाइमैक्स है। क्योंकि जब से हम लोगों ने सेंसेक्स की पिछली पीक देखी थी सितंबर 2024 में, उसके बाद से हमारे रुपये की वीकनेस, एफआईआई की सेलिंग ने तेजी पकड़ी थी, और इस ट्रेंड ने ट्रंप के टैरिफ इम्पोज करने के बाद एक और तेजी पकड़ ली थी। इस माहौल में देश में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए। लेकिन ये सारे जो नेगेटिव माहौल जो बन रहा था, उसका एक क्लाइमैक्स है, मेरे ख्याल से जो ईरान का युद्ध है। तो नो डाउट आपकी जो विडंबना है, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि ये जो युद्ध है, जिसको कि 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था, आज तीसरे हफ्ते में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ऐसा कुछ आसार भी नहीं दिख रहा है कि कुछ जल्दी ये युद्ध जो है वो एक विराम लेगा। तो इस बैकग्राउंड में कॉन्फिडेंस के साथ निवेश करना वो मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि तो आपकी निवेश करना स्ट्रैटेजी के 3 मुश्किल पहलू है। होने चाहिए। अच्छा, पर 3 पहलू बता दीजिए, फिर मैं जाऊंगा सुदीप सर के पास और दलजीत जी के पास। जी, तो मेरे ख्याल से आपकी स्ट्रैटेजी की 3 पहलू होनी चाहिए। पहला तो ये हम्म, कि इस सिचुएशन ने हमारे ख्याल से सारे निवेशक को ये दिखा दिया
कि आपको यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हम लोग इतने साल से जो कह रहे हैं कि अगर जब आप पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें डिफेंसिव्स का और सिक्लिकल्स का एक सम्मिश्रण होना चाहिए। आज के माहौल ने वो दिखाया कि वो टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है जो काम आता है। दूसरा पहलू जो आपकी स्ट्रैटेजी का होना चाहिए वो ये कि मार्केट का परफेक्ट बॉटम तो कोई नहीं जानता। वो हम हाइंडसाइट में देखेंगे कि हाँ, वो परफेक्ट बॉटम था। शायद आज का लेवल जो हम लोगों ने देखा शायद ये परफेक्ट बॉटम रहा हो बाजार का। तो करना क्या चाहिए? हमारे ख्याल से किसी एक लेवल को खोजने के बदले हमें अपने इन्वेस्टमेंट को स्टैगर करके इन्वेस्ट करना चाहिए। और तीसरा पहलू हमारे ख्याल से होना चाहिए वो कि अगर हम छोटे दायरे के ऑब्जेक्टिव से अगर आज अपनी निवेश कर रहे हैं या पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो शायद वो जो लंबी तेजी की उम्मीद मैं पर्सनली कर रहा हूँ बाजार में, वो तेजी को आप नहीं पकड़ पाएँगे। इसलिए अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करिए, डिफेंसिव और सिक्लिकल्स में स्टैगर करिए और थोड़ी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। दरअसल ये जो आपने मुद्दा उठाया है, इस पे मैं आगे दलजीत जी हैं और सुदीप सर दोनों के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पहले पूछ लूं। जी, मुझे थोड़ा समझाइए, जब आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई करिए, बाजार ने सिखाया कि डाइवर्सिफाई करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जी, मुझे जहां तक समझ में आया, मैंने जहां तक देखा, इस गिरावट में तो हर कोई गिरा है। जी। या सुरक्षित मान के चलिए, असुरक्षित मान के चलिए, तो डाइवर्सिफाई करने का बहुत फायदा तो दिखा नहीं। तो लक्ष्मण जी पिछले 3 हफ्ते ने आपको एक अच्छा खासा ट्रेलर दिखा दिया। जब पहला गिरावट की जो फर्स्ट फेज़ जब आई थी, उसमें सिक्लिकल स्टॉक्स ज़्यादा गिरे थे। डिफेंसिव्स ने जैसे कि ज्यादा कम की एफएमसीजी बात है। हुए और बैंकिंग्स हुए, उन्होंने तब भी थोड़ी बहुत बाज़ार में मजबूती दिखाई थी। लेकिन जब ये साफ होने लगा कि ये इतनी इंटरकनेक्टेड हमारी इकोनॉमीज़ हैं कि हम अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि क्रूड के प्राइस ऊपर जाने से खाली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पर असर पड़ेगा या फिर जो हमारे गैस की जिनको उपलब्धि की ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए सिर्फ़ वही अफ़ेक्टेड होंगे। तो 10 दिन के बाद ये लगने लगा कि नहीं, हमको तो एफएमसीजी कंपनीज़ पर भी इन सब चीज़ों के इम्पैक्ट दिखने को मिलेंगे। तो इसके बाद लोगों को लगने लगा अरे अब तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है। तो आप देखें कि कास्केडिंग इम्पैक्ट पर जब हमें असर दिखने लगा तो वो स्टैगर्ड रूप में दिखा। लेकिन पहला जब इम्पैक्ट था उसमें डिफेंसिव ने काफ़ी अपने रेज़िलिएंट रहे इस वॉर में। हुँ, बिल्कुल। इस पे सुदीप सर, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे एक बात तो इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि शॉर्ट टर्म में तो कॉन्फिडेंस देना बड़ा मुश्किल है, लॉन्ग टर्म में कर लीजिए। पिछले इतिहास में जब मौके आए, तो जिन्होंने नहीं किया वो बड़े पछताएँ चल कर के। बिल्कुल सही बात संजय जी ने बताया लक्ष्मण जी। देखिए हिस्टोरिकली संजय जी ने कुछ 98 से चालू किया पर अब जो कुवैत पे इराक का हमला हुआ, वहां से आप देखो उसके पहले भी आप जाओ, कभी भी ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल इशू के कारण मार्केट में डिस्टरबेंस होता है, उसके बाद रिकवरी भी बहुत शार्प आता है। तो मुझे तो बिल्कुल इसमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जब ये समस्या का हल होगा, जब युद्ध विराम होगा, तब मार्केट में जबरदस्त रिकवरी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब समस्या ये है कि बताना बिल्कुल असंभव है, जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे कि ये कब होगा। तो शॉर्ट टर्म में बहुत अनसर्टेनिटी है, ये बिल्कुल सही बात है। और शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि कल सुबह क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, आज रात में क्या डेवलपमेंट होगा किसी को मालूम नहीं है और ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो इस माहौल में निवेशक के लिए हम लोगों का सलाह ये है कि सोच समझ के अच्छे क्वालिटी के शेयर जो कि मतलब अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है, वहां पे आप खरीदारी करिए, पर नजरिया लंबा रखिए। ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन के लिए ले रहे हैं कि आप 7 दिन के लिए ले रहे हैं, वो बताना असंभव है। और एक आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, जो पोर्टफोलियो बनाने की बात हो रही है, वहां पे देखिए एक पोर्टफोलियो बनाने में सिर्फ इक्विटी, हम लोग ये भी कहते हैं कि आप सिर्फ इक्विटी में मत रहिए। इक्विटी में डिफेंसिव, साइक्लिकल, ये सब तो है ही, पर इक्विटी के अलावा बाकी एसेट क्लासेस भी है, जैसे डेट है, जैसे कमोडिटी गोल्ड सिल्वर है। तो आपको एक बैलेंस वे में पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें इक्विटी के अलावा बाकी एलिमेंट्स भी है। फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते हम लोग यही एडवाइस करते हैं सबको कि
सिर्फ इक्विटी मत रखिए। हाँ, आपका एज, आपका अर्निंग कैपेसिटी, लायबिलिटी, ये सब के ऊपर डिपेंड करके कितना परसेंटेज इक्विटी में रहेगा वो डिसाइड कर सकते हैं। पर साथ में दूसरे तरह के एसेट भी जरूर होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स ने भी कितने तरह तरह के बैलेंस्ड इक्विटी फंड लॉन्च किया है जो कि इक्विटी और डेट में निवेश करता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जहां पे कमोडिटी, डेट, इक्विटी में निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी ये सब एलिमेंट्स हैं जहां पे बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने का प्रयत्न लोग कर सकते हैं। तो मैं तो मानता हूँ ये अच्छा माहौल है लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट स्टॉक पिक करने का, पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए।